नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गगनदीप। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हेड इंजरी या सिर की चोट के क्या क्या इलाज हैं और फाइनल रिजल्ट जो हम किसी मरीज़ का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेड इंजरी की ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे हमने वो समझा था कि ब्रेन में जो प्रेशर बढ़ जाता है उसके सेकेंडरी इंजरी होती है। तो हमारा सारे का सारा जो भी फोकस होता है वो होता है कि सेकेंडरी इंजरी ब्रेन में ना हो। प्राइमरी इंजरी जो हो चुकी है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी इंजरी में क्या था, हम एंटी एडिमा मतलब एडिमा ब्रेन में स्वेलिंग कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। मरीज को सीजर्स ना आए उसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। और कई बार मरीज़ को जैसे 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 होश कम होती है मरीज़ को, तो वो अपना जो है रेस्पिरेशन वो सब पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कई बार मरीज़ को आर्टिफिशियली जो उसको वेंटिलेट किया जाता है वेंटिलेटर से या किसी और मेथड से। ये सब होती है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मरीज को वार्ड में भी रह सकता है और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो आईसीयू में भी रह सकता है, और उसका जो है हॉस्पिटल में स्टे भी अलग अलग हो सकता है उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली। और जो सर्जिकल मैनेजमेंट में भी हमने सेकेंडरी इंजरी को रोकना है। और उसमें मेन क्या है कि जो पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हुई है तो हम वो ब्लीडिंग जो है उसको निकाल देते हैं ऑपरेशन करके। सारी की सारी ब्लीडिंग को नहीं निकाला जाता है। अगर वो ब्लीडिंग की वजह से मरीज की होश कम हो रही है तो ही ब्लीडिंग को निकाला जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो तो हमें डीकम्प्रेसिव कनेक्टमी नाम का एक ऑपरेशन करना पड़ता है। तो डीकम्प्रेसिव कनेक्टमी में क्या किया जाता है कि एक हम जो है ऑपरेशन करके बोन हटा देते हैं ताकि ब्रेन को जो है उसको जगह मिल जाए उसको फैलने के लिए, ताकि अंदर प्रेशर कम हो जाए। और जब मरीज 2-3 महीने में जब रिकवर कर जाता है तो वो हमने वही बोन या फिर कुछ आर्टिफिशियल बोन हम वहाँ पे लगा देते हैं। और अगर कंजर्वेटिव भी रहे मरीज या फिर ऑपरेशन हो गया तो और मरीज की होश पूरी नहीं है तो उसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं ये देखिए। इसमें क्या है कि ये हमारा रहता है इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, और दूसरा है जो हमारा वो है जो विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये एपिग्लॉटिस है। और एपिग्लॉटिस में से जो है अपना हमारी जो फीड है, नॉर्मली क्या होता है होश वाले मरीज में ये बंद हो जाता है जब भी हम फीड लेते हैं। लेकिन जो बेहोश मरीज है उसको नहीं पता, तो हमारा सलाइवा या फूड जो लंग्स में जा सकता है और निमोनिया कर सकता है। तो उसके लिए हम बेहोश मरीज में क्या करते हैं कि ट्रैकियोस्टमी का ऑपरेशन करते हैं। यहाँ गले से हमने ये एक पाइप डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है उसको रेस्पिरेशन वहाँ से आती है, और नाक से हम पेट में एक इसोफेगस के थ्रू एक राइल्स ट्यूब जिसको फीडिंग ट्यूब बोलते हैं वो डाल देते हैं। तो दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं, तो मरीज़ जो है उस जो लंग इन्फेक्शन से बचा रहता है। और जो बेहोश मरीज होते हैं उनको जो है यूरिन जो खुद से पास नहीं कर पाते हैं फिर, तो हम उनको जो है एक कैथेटर डाल देते हैं यूरिनेशन के लिए। तो कोई भी जो बेहोश मरीज होता है उसको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, तो उसके बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और जब मरीज़ जो खुद से मूव नहीं कर पाता, कंटिन्यूसली बेड पे पड़ा हुआ है या फिर वो बिल्कुल बेहोश है, तो क्या होता है उनके बैक पे जो सैक्रल रीजन पे जो उनकी बैक पे उनको जो बेड सोर्स हो जाते हैं, जो जख्म हो जाते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें एयर मैट्रेस या फिर वाटर मैट्रेस आते हैं स्पेशली, और पेशेंट को बार बार जो करवट दिलानी पड़ती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। और उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजियोथेरेपी। पेशेंट को किसी पार्ट की वीकनेस आ जाए, जो मरीज बेहोशी से धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पेशेंट की फिजियोथेरेपी। तो उसी से ही पेशेंट को और फिजियोथेरेपी से ही पेशेंट की जो है मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है। ये थी सब टेक्निकल बातें। अभी हम जो जनरल पब्लिक के काम में आने वाली चीज़ें हैं तो वो देखते हैं कि क्या है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या क्या करना है। अगर हमें कोई मरीज़ मिलता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि मरीज़ होश में है या नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो जो मरीज़ बेहोश होते हैं, जिनको गर्दन में दर्द होती है, तो उनके लिए ये होता है कि जितनी हेड इंजरी होने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो अगर इतनी फोर्स से कोई इंजरी हुई है तो इसका मतलब शरीर में कोई और इंजरी भी हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसमें कि नेक इंजरी हो सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है मरीज़ की जो है गर्दन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए एक मेथड होता है जिसको लॉग रोल मेथड कहते हैं। इसमें जो है 4 लोग मिल के पेशेंट को जो है टर्न करते हैं, फिर वो बोर्ड पे डालते हैं। उसमें यही होता है कि हमारे गर्दन की मूवमेंट है जो बॉडी के साथ साथ ही होनी चाहिए, अलग से गर्दन की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए, जिसको लॉग रोल मेथड बोलते हैं। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखो, जो मरीज़ को सर में चोट लगती है और उसको ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो रिकवरी के चांसेस उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं जितनी जल्दी मरीज़ की जो ट्रीटमेंट की जाए, मरीज़ हॉस्पिटल में पहुंच जाए। तो हमारे कौन कौन से टाइम पे डिले होता है इस ट्रीटमेंट में। सबसे पहले कि जब मरीज़ के एक्सीडेंट होता है उसके आसपास कोई होता नहीं है, तो मरीज़ अगर 4-5 घंटे वहाँ पड़ा रहा और मरीज़ को कुछ ब्लीडिंग हुई जो ऑपरेशन से जो ठीक हो सकती थी, लेकिन अगर 4-5 घंटे वहाँ पड़ा रहा तो ब्रेन में प्रेशर बढ़ेगा, तो बस पूरा पूरा ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा 4-5 घंटे में। अगर टाइम से हॉस्पिटल पहुंचे, उसका ऑपरेशन है, तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। और दूसरा ये है कि कोई अगर उस मरीज को देख भी लेता है तो इस डर से कि क्या इन्वेस्टिगेशंस होगी, पुलिस इंक्वायरी होगी, तो उसकी वजह से लोग हेल्प करने से थोड़ा कतराते हैं। तो उस चीज़ को जो है
हमें कोई ऐसा अगर मरीज़ मिले जो रोड के किनारे जिसको एक्सीडेंट हो चुका है, तो हमें उसी टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2016 में जो कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि अगर आप किसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी मरीज़ का एक्सीडेंट हो रखा है, तो आपसे आपका नाम, आपकी कोई जानकारी नहीं ली जाएगी। अगर आप उस एक्सीडेंट के विटनेस बनते हैं तो भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको जो है मिनिमल डिस्टर्बेंस हो पाए, एक बार में ही आपसे सारा कुछ पूछ लें। और आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो आपको इमीडिएटली उसको होश में देखना चाहिए, होश में है या नहीं, और उसी टाइम एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। और दूसरा डिले कब होता है कि हम एम्बुलेंस भी बुला लेते हैं, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पता चलता है कि वहाँ पे सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, और अगर सीटी स्कैन की सुविधा है तो वहाँ पे जो है ऑपरेशन करने वाले न्यूरो सर्जन नहीं है, और वहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे पोस्ट ऑप केयर की जो फैसिलिटी नहीं है। तो देखिए, मरीज को जो है न्यूरो सर्जन के पास लेके जाना या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेके ना हर बार संभव नहीं है। तो हमें यही चीज़ का इसको समझना है कि अगर मरीज की होश कम है, मरीज बात नहीं कर पा रहा है और हाथ पैर मूव नहीं कर पा रहा है, तो हमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे ये सब सुविधाएं उपलब्ध हों वहीं पे जाना है। उससे ही मरीज को जो है बचने की जो है कुछ चांसेस बढ़ेंगे। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे हमारे सबके पास मोबाइल है, जो इंटरनेट की सुविधा है, तो हम पहले से ही जानकारी रख सकते हैं कि किस एरिया में हम कौन सा हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो ये जानकारी हम पहले से रख सकते हैं, और अगर ये इन चीज़ों का हम सब ध्यान रखें तभी जो पेशेंट है हम उसकी जो जान बचा सकते हैं। और आपको जो मैंने जैसे बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है हेड इंजरी होने का, वो है रोड साइड एक्सीडेंट, फास्ट मूविंग व्हीकल। तो सेफली ड्राइव कीजिए और ट्रैफिक रूल्स का जो है पालन कीजिए, उसी से ही हम जो है हेड इंजरी से बच सकते हैं। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जो है प्रेस कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।